अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। दो मिनट वेट कर लेते हैं, हम सोचा उस वक्त तक पूरी क्लास आ जाए तो उस वक्त तक क्लास शुरू करते हैं। ठीक है सर।
roll call please. Abdul Manan. Abdul Manan. Ajwa. Ajwa Manal. Aliza. Present, sir. Amaim. Here, sir. Ansa. Ansa Yaqub. Anza Javed. Anza Javed. Aksa. जी सर. Barira. Present, sir. Present, Faisal. sir. जी ठीक है बरीरा. फैसल अल्ताफ. फैसल अल्ताफ. फिजा बीबी. Present, sir. हादिया. हादिया. जवेरिया. Present, sir. खदीजा. Present, sir. किंजा. कनीज फातिमा. Present, sir. मरियम. मरियम महमूद. मारवा आबिद. मरियम बीबी. Present, sir. मिनाहिल फातिमा. Present, sir. मोहसिन फारूक. मोहसिन फारूक. मोहम्मद अफजल. मोहम्मद अफजल. Present, sir. Present, sir. ओके अफजल. मोहम्मद हसनैन. Present, sir. मोहम्मद रिजवान. मोहम्मद रिजवान. मोहम्मद हाशिम. मोहम्मद हाशिर अली. मोहम्मद साद. Present, sir. मोहम्मद उस्मान. Present, sir. मुज़य्यन. Present, sir. नदीम. Present, sir. निमरा. निमरा खलील. निमरा खलील. Present, sir. निमरा सद्दीक. निमरा सद्दीक. नूर. Present, sir. उसामा. उसामा. Present, sir.
उसामा कहाँ पर हो? Yes, ठीक है sir. उसामा, ठीक है। रमला मजर, Present, sir. रिदा, रिदा जैनब, Present, sir. रुमैसा, Present, sir. सब अकरम, सबा अकरम, समीउल्लाह, समीउल्लाह, सना असगर, Present, sir. सोहा, Present, sir. सैयद ओन रजा, Present, sir. तस्कीन, तस्कीन, जैनब, Present, sir. अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल मन्नान, जी जी, सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। मैं भी लगा रहा हूँ। ओके सर। अब्दुल मन्नान, अजवा, Present, sir. अनसा याकूब, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। फैसल अल्ताफ, हादिया, मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। मारवा आबिद, मोहसिन फारूक, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. निमरा सदीक, सबा, समीउल्लाह, तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फैसल तक प्रेजेंट। आपका नाम बोल रहा है फैसल? मरियम में आपकी अटेंडेंस नहीं हुई? मरियम के लग गई है सर। मोहम्मद इब्रार, हमजा याकूब, Hamza, you present, sir. सर हाफिज इब्रार बोला आपने या मोहम्मद इब्रार? हाफिज मोहम्मद इब्रार, यस सर, प्रेजेंट सर। जी फैसल हैंड रेज किया हुआ है, क्या वजह है? सर प्रेजेंट लगवाना सर। तो लगा तो दी है, नजर नहीं आया फैसल? ओके सर। नहीं, मैंने इसलिए आप लोगों से स्क्रीन शेयर की हुई है ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि किसकी एब्सेंट है और किसकी प्रेजेंट है। यहाँ पर मोहम्मद फैसल या फैसल अल्ताफ, ये फैसल अल्ताफ की प्रेजेंट लगी हुई है। ओके सर, थैंक्स। सॉरी, अब्दुल मन्नान,
उर्फ मानी। ठीक है, अब्दुल मन्नान होगी अटेंडेंस आपकी। जी अब्दुल मन्नान, ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान ये बात सुन लें, अगर आप इसके बाद गायब हैं तो गायब ही रहेंगे, क्लास में भी एब्सेंट ही होंगे। हमायम अबूजर, हमायम अबूजर, ये जिनकी आवाज नहीं आती है, जो बोलते नहीं है, इनकी क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स मिलेंगे, ये याद रखना। जी अलीजा, मैं बताऊँ क्या पढ़ा था? जी सर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कनेक्शन अमंग वर्क, हीट एंड एनर्जी। उसके बाद हमने एक्सपेंशन वर्क पढ़ा था, ये तक पढ़ा था, एंथैल्पी तक पढ़ा था बस हमने। इसमें हमने वर्क की डेफिनेशंस को देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि क्या उसका इफेक्ट होता है फोर्स का, और डिस्टेंस के वक्त नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ये सारा हमने पढ़ा था। जी अंसा, अंसा याकूब, अंसा याकूब, जी सर। अंसा ये बताएं कि जो अभी मैं आपके सामने एक इक्वेशन शो कर रहा हूँ, आपने ये बताना है कि इसमें वर्क जो है वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में एक्सपेंशन वर्क हो रहा है या कंप्रेशन वर्क हो रहा है या नो वर्क है। सर एक्सपेंशन हो रहा है। किस तरह? एक्सपेंशन वर्क किस तरह है? जी बरीरा, जी सर। सर मोल ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से ये एक्सपेंशन वर्क डन होगा, और मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। पिज्जा, यस सर। जी पिज्जा वर्क एक्सपेंशन है या कंप्रेशन वर्क है, ये सेकंड इक्वेशन है। सर एक्सपेंशन है। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आप लोगों ने जब भी एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन वर्क कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन में जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस चेक करनी है। और अगर आप लोगों के पास सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल है या लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं करना, क्योंकि
लिक्विड और सॉलिड फेज में इनकी वजह से वॉल्यूम में बहुत ही मान्यूट सा चेंज आता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वॉल्यूम में चेंज जस्ट उन मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है जो गैस फेज में मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है जो आप लोगों के पास गैस फेज में होंगे। जो लिक्विड फेज में या सॉलिड फेज में होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोगों ने काउंट नहीं करना। तो जिस वक्त हम सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में एक जो प्रोडक्ट है जिसमें वाटर लिखा हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो ब्रश के अंदर जो सिंबल है वो आप लोगों को इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन में ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो एस लिखा होगा। अगर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर जो है वो एल लिखा होगा। और अगर मॉलिक्यूल जो है वो गैस फेज में है तो उस कंडीशन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो जी लिखा होगा। और हमने जस्ट उन नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स के उन नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है जो गैस फेज में होंगे। अगर लिक्विड या सॉलिड फेज में होंगे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 6। लेकिन जिस वक्त हम रिएक्टेंट वाली साइड पर जिस वक्त हम प्रोडक्ट वाली साइड पर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज में है। इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने काउंट नहीं करना। तो बाकी हमारे पास 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हासिल होते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 3 हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 6 हैं। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसमें कंप्रेशन वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? यस सर। जी जवेरिया। यस सर। जवेरी मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, आपने बताना है कि इस इक्वेशन में कंप्रेशन वर्क है, नो वर्क है या एक्सपेंशन वर्क है। ठीक है, यस सर। ये आपके पास इक्वेशन है। सर पिछले जी क्वेश्चन में एक ये भी हो सकता है कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो लिक्विड में जब किसी चीज को हम गैस को हम कंप्रेस करते हैं तब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना। जी जी, तो इसका जिस वक्त वो मतलब कंप्रेस होगी तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जी सर, तो एक ये भी रीजन काइनेटिक हो सकती एनर्जी है ना कम जो होगी तो उस कंडीशन में उसके नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो सर जी कंप्रेस करेंगे तो वो ज्यादा होगी ना, तो नंबर ऑफ क्लियर्स ज्यादा होंगे तो वो मार्क्स टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये भी रीजन हो सकती नहीं, है उसके कि ये जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में कम यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की वजह से कोलिजन नहीं होगी। कोलिजन उन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से होगी जो गैस फेज में होंगे, क्योंकि वॉल्यूम आप लोगों के पास टोटल वॉल्यूम जो है उसमें वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो तो उसके साथ कोलिजन ही शो नहीं करेगा। और जिस वक्त वो कोलिजन सर शो नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसकी वजह से प्रेशर नहीं होगा। जी सर सर गैस वो फॉर्म में जी ज्यादा क्लियर। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी क्या पूछना था? नहीं सर कुछ नहीं, वो आ गया समझ। थैंक यू सर। जी जवेरिया, इसी केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएं कि ये कंप्रेशन वर्क है, नो वर्क है या एक्सपेंशन वर्क है। नो वर्क। और इसकी रीजन क्या है जवेरिया नो वर्क की? सर इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हैं। कंफर्म है?
अलीजा बशारत। सर ये भी कंप्रेशन है। कंप्रेशन किस तरह? सर आपने अभी कहा कि हम देखें अगर कोई सेम चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर गैस है तो प्रोडक्ट साइड में गैस है, तो यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल उसका मीथेन का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई है जवेरिया। यहाँ पर हमारे पास जिस वक्त हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन का 1 मोल है, लेकिन कार्बन सॉलिड फेज में है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ Yes, पर sir. रिएक्टेंट वाली साइड पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। ये वाली जो अमाउंट लिखी होती है ये हमें मोल को इंडिकेट करती है, और जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ 1 होता है। ठीक Yes, है। sir. अब यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पर आपके पास 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पर मीथेन का 1 मोल है, तो इसका मतलब है 2 मोल ज्यादा है, 1 मोल कम है। इससे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जिस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंप्रेशन वर्क होगा। ठीक है। Yes, sir. इसके बाद मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल आप लोगों से पूछता हूँ, और जिससे मैं पूछूंगा उसी ने इसके एग्जाम बताना है कि ये रिएक्शन जो है एक्सपेंशन वर्क है, नो वर्क है, या कंप्रेशन वर्क है। हादिया जैनब। हादिया जैनब। हादिया जैनब, मेरी आवाज आ रही है आपको? खदीजा हफीज। सर ये नो वर्क है क्योंकि दोनों तरह? साइड से सर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स बोथ साइड पे सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है वर्क नहीं होगा। इसके साथ एक ये एग्जांपल है, और इसके बारे में हमें आंसर किसने देना है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। जी सर। सर अफजल ये बताएंगे ये इस रिएक्शन में एक्सपेंशन वर्क है, कंप्रेशन वर्क है? जी सर कंप्रेशन वर्क है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड में 3 मोल है और इस साइड पे सर 1 मोल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड पर आपके पास 3 मोल हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पर गैस फेज में आप लोगों के पास 1 मोल है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो होगा, और उसकी वजह से वर्क होगा, और जो वर्क है वो कंप्रेशन वर्क होगा। जी सर। इसके बाद आप लोगों के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे या नहीं किए थे? No, sir. वर्क के नहीं सर नहीं किए थे। सर एक भी नहीं आज किया। हमने इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल नो सर। सॉल्व करना है कि किस तरह आप लोग वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, कि वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या है और फाइनल वॉल्यूम क्या है, और इसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर गिवन। जिस तरह आप लोगों के पास इसमें नजर आ रहा है कि आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 12.0 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 14.5 लीटर है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 5.0 atm है। और इसमें पूछा गया है कि आप लोगों ने वर्क कैलकुलेट करना है, और वर्क को आप लोगों ने किलो जाउल्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है।
यानी कि उसका बेसिक यूनिट जो है वो किलो जाउल होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और यूनिट हासिल होता है तो आप लोगों ने उसको किलो जाउल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जो वर्क की इक्वेशन पढ़ी है वो है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। नहीं, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था। कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हासिल हुआ था। तो डेल्टा वी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वी जो है वो इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम से। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम किस तरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो हमारे पे एक्सटर्नल प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, सराउंडिंग का जी, प्रेशर? ये सराउंडिंग का प्रेशर है। तो सर नेगेटिव साइन आएगा ना इसके साथ? आप लोगों ने इसमें जो इक्वेशन है वो नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले इसमें चेंज इन वॉल्यूम के लिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 14.5 है और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 12 है। इस वक्त आप लोग 14.5 में से 12 को माइनस करते हो तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम 2.5 लीटर हासिल होता है और प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इसके लिए आप लोगों ने इक्वेशन अप्लाई करनी है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू आप लोगों के पास 2.5 लीटर है और प्रेशर की आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो 5 है। जिस वक्त हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो उस कंडीशन में हमारे पास 12.5 लीटर ATM वर्क हासिल होता है। अब यहाँ पर यूनिट जो है वो जाउल से डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो है वो लीटर ATM है और हमें लीटर ATM को जाउल में कन्वर्ट करना है। और जिस वक्त हम इसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में इस वैल्यू को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस वक्त हम इस वैल्यू को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर जो है वो जाउल में हासिल होगा। और अगर हम इसको जो आप लोगों के पास आंसर जाउल में हासिल हुआ है इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही आंसर जो है वो किलो जाउल में हासिल होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन हो, प्रेशर ATM में गिवन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क जो है वो लीटर ATM में हासिल होगा। और जिस वक्त हम इस लीटर ATM को कन्वर्ट करेंगे जाउल में तो उस कंडीशन में हमने जो भी वैल्यू हासिल होगी लीटर ATM में उसको मल्टीप्लाई करना है 101 से। तो जिस वक्त हम वैल्यू को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वर्क जो है वो जाउल में हासिल होगा। और अगर हम इस जाउल को 1000 से डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क जो है वो किलो जाउल में हासिल होगा। इस चीज की समझ आ गई है क्या? किस वक्त आप लोगों के पास वर्क जो है आप लोगों ने किस तरह लीटर ATM से जाउल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद किलो जाउल से जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। बुक है सभी के पास? नो सर। मैंने कहा था सभी स्टूडेंट ने बुक ले परचेज कर लेनी है। तो मेरे पास है। सर ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं हो सकते न्यूमेरिकल्स? हो सकता है, मैं आपको न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है कि आप लोगों ने वर्ग जो है किलो जाउल में कैलकुलेट करना है, जबकि आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, और इसके साथ जो है आप लोगों को प्रेशर गिवन है, और प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर। इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ, और हर स्टूडेंट ने इसको सॉल्व करके मैसेज के जरिए मुझसे इसका आंसर जो है वो शेयर करना है, और आंसर जो है इसका किलो जाउल में होना चाहिए। तो इसमें आप ईमेल लोगों करनी है ने सर? ईमेल नहीं, यहाँ पर ही मैसेज बॉक्स है, यहाँ पर आप लोगों ने मैसेज कर देना है। ओके सर। आप लोगों ने वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है, और वो वर्क जो है वो किलो जाउल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास वी आई यानी कि इनिशियल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो इक्वल है 8.6 के, और फाइनल वॉल्यूम जो गिवन है वो है 4.3 के। सर ये कौन सी सर ये प्रॉब्लम लीटर में है ना? और सर ये 4 लीटर में है। लीटर। ठीक है, इसके सर ये साथ कौन सी आप प्रॉब्लम? लोग ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 9.1 और पेज नंबर 318, 318 नंबर पेज नंबर है, और इसमें प्रैक्टिस 9.1 है ये। और यहाँ पर प्रेशर गिवन है, और प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल है, और इसकी वैल्यू जो है वो 44 atm है। आप लोगों ने वर्क कैलकुलेट करना है किलो जाउल में, और इसके साथ आप लोगों ने ये बताना है कि वर्क के साथ साइन किया है, कि W के साथ जो साइन आता है वो आपने बताना है। सर अब हर स्टूडेंट 189.2 पॉजिटिव वर्क डन है। मैंने कहा है कि हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल मैसेज के जरिए शेयर करना है, वैसे ओके नहीं सर। बताना। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। सर अब तो लिख ये लिया, अब आपने शो करवाया। वो ये मुझे नहीं पता था कि ये स्क्रीन शेयर जो है वो पास हो गई है। ओके सर, ओके। ठीक है। तो मैसेज बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रमला रमला ये चेक करें, आपका 18.92 ही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, या इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है? इसी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कर लें। आंसर आंसर जो है वो किलो जाउल में कन्वर्ट करके करना है। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महम आपका भी ठीक है, नूर का भी बिल्कुल ठीक है, सर। मरियम बीबी का भी ठीक है जी। और रजा का भी ठीक है, साद का भी बिल्कुल ठीक है, मरियम बीबी का भी बिल्कुल ठीक है,
खदीजा का भी ठीक है, बरीरा का भी ठीक है, जैनब का भी ठीक है। इसका आंसर जिस वक्त हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास 19.1 किलो जॉल वर्क आता है, उस पर साइन जो है वो प्लस में होता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ और आप लोगों ने उसको सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल जो है इसमें प्रेशर जो है उसकी वैल्यू 2.5 है और ये भी एक्सटर्नल प्रेशर है और इसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 3 है। आप लोगों ने इसमें भी वर्क जो है वो किलो जाउल में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना है और साथ में ये भी बताना है कि वर्क के साथ साइन कौन सा है। और ये आप लोगों के सर ये 25 है 2.5 है? ये 2.5 है। सर इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है? ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ये क्या क्या आंसर आया है? वर्क डन नेगेटिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलीजा तो कैलकुलेशन जो है वो दोबारा से चेक करो। बदीरा ठीक है, मोहम्मद साद का भी ठीक है, जैनब का भी ठीक है, अलीजा अलीजा अब आपका ठीक है, मोहम्मद हाशिर का भी ठीक है, कनीजा का भी ठीक है, जवेरिया का भी ठीक है, रुमैसा का भी ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों को आते हैं तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज से। पहला न्यूमेरिकल जो है सर इस पेज न्यूमेरिकल का नंबर बता दीजिएगा, ये जो अभी किया है 2.5 ATM वाला। ये जो है उसी पेज पर है और ये कंसेप्चुअल जिस तरह आपको देते हैं इस तरह कंसेप्चुअल इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ ये एग्जैक्ट जो है ये कंसेप्चुअल अप्लाई 9.2 है और इस ये पेज नंबर 318 पर है। थैंक यू इसके सर। बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज से है और उसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी मुझे शेयर करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज से है और एक्सरसाइज से 9.46 है। इसमें इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम 3.2 है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 3.4 है और इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो गिवन है इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 3.6 है।
आप लोगों ने इसका वर्क जो है वो जाउल में कैलकुलेट करना है। सॉरी, जाउल में कैलकुलेट करना है। और इसके साथ आप लोगों ने इसका साइन भी बताना। अब देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है वो जल्दी करके आंसर देता है। अलीजा, अलीजा और जैनब के आंसर में बड़ा डिफरेंस है। जैनब अपना आंसर जो है वो दोबारा से चेक करो कि आपके जैनब कहाँ से मिस्टेक हुई है। अलीजा आपका ठीक है, साद का भी ठीक है, नूर का भी ठीक है, खदीजा का भी ठीक है, सैयदान रजा का ठीक है, रुमैसा का भी ठीक है, मरियम बीबी का भी ठीक है, फिजा का भी ठीक है, रमला का भी ठीक है, किंजा का भी ठीक है, जवेरिया का भी ठीक है, मानी का भी ठीक है, निमरा का भी ठीक है, सना, कनीज, सभी का ठीक है ऑलमोस्ट। बस एक स्टूडेंट का कोई इशू था पहले, ठीक है, बाकी सभी का ठीक है। नदीम आप भी दोबारा से चेक करो। ये किलो जाउल में नहीं, मैंने पूछा है कि इसका आंसर आप लोगों ने सिर्फ जाउल में बताना है। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपका आंसर जो है वो जाउल में क्या है, ये आपने बताना है। सर वो मैंने किलो जॉउल में फाइंड कर लिया था। जी, वो पॉइंट से इसी तरह इंडिकेट हो रहा था कि आपने वो कन्वर्ट करके लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। और सॉरी सर आप भी करवा सर देना। ये आप करवाएं। सर बाकी हमने किया, अब ये आप करवा दें। चलिए ये मैं करवा देता हूँ। इसके साथ एक और एग्जांपल होगी, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करनी है, वो मैं नहीं बताऊंगा फिर, ठीक है। ओके सर। वैसे पहले भी मैंने ये खुद ही करवाना था, ओके सर। क्योंकि ये डिफरेंट आ रही थी पर एग्जांपल जो है। इसमें जो है इनिशियल वॉल्यूम 12 है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 18 है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 0.975 ATM। इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने वर्क कैलकुलेट करना है और इसके साथ सिलेंडर जो है जिसमें वर्क हो रहा है उसका वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला दिया हुआ है, जिसमें V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H है। इसके साथ वो ये कहता है कि आप लोगों ने इस सिलेंडर की हाइट जो है वो भी कैलकुलेट करनी है, यानी कि आप लोगों ने इसमें H की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और इसके साथ उसमें प्रॉब्लम नंबर 9.50 है। और उसके साथ इसने डायामीटर गिवन है, डायामीटर की वैल्यू जो है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब वर्क के लिए जो आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है वो सेम ही है जिस तरह आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन की है कि W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा V की वैल्यू आप लोगों के पास 18 माइनस 12 यानी कि 6 वैल्यू हासिल होती है। प्रेशर की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट माइनस 0.975 और डेल्टा V की जो आपके पास वैल्यू हासिल होती है वो 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास जो वैल्यू हासिल होती है वो
माइनस 5.85 और आज ये लीटर एटीएम में, जिस वक्त आप लोगों ने इसको जॉल में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है 590 101 से। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो आंसर हासिल होता है वो सर 590 है। 592.75 है। ये आपके पास वर्क हासिल हो गया। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अप्लाई करना है और इसके जरिए हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। अब v यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि v की इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज जिस वक्त इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है h इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब आर हम रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रेडियस हमें पता है कि रेडियस जो है वो इक्वल होता है d डिवाइडेड बाय 2 8.5। तो इसकी वैल्यू जिस वक्त 17 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो हासिल होती है वो 8.5 8.5 है। और ये 8.5 जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो वॉल्यूम की लीटर में हासिल होती है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो 6 लीटर है, यानी कि डेल्टा वी जो है वो इक्वल है 6 लीटर के। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है कि हमें इस यूनिट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि लीटर जो है वो इक्वल होता है डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है। और जिस वक्त डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब का इक्वल होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू हासिल होती है वो 6000 है। इसका मतलब है कि वैल्यू जो वॉल्यूम की होगी वो 6000 सेंटीमीटर क्यूब है। और पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर। सर हमने स्क्वायर नहीं लिया रेडियस का, आर स्क्वायर। सर हमने रेडियस का स्क्वायर नहीं लिया। सर 72.25 ये हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे 8.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। जिस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे ना कि इसको आप लोगों ने 8.5 का स्क्वायर लेना है, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। उसके बाद जो आंसर आता है उसको आप लोगों ने 6000 से डिवाइड करना है। और जिस वक्त आप लोग 6000 से इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास हासिल होगा 26.45 या 47 सर वो ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 26.46 सेंटीमीटर आपके पास हासिल होती है। ये इसके दो पार्ट है।
इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन 9.51 है, वो आप लोगों ने खुद करना है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह ये हमने सॉल्व किया है। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने जी इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया वॉल्यूम को, ये एक दफा दोबारा बता दें। 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी कि 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। हमने जिस 1 लीटर की जगह पर ये वैल्यू पुट की है और इसकी जगह पर ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पुट कर दी है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की है और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया है, जो डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर आता है वो साथ में हमने आंसर लिख दिया। तो इस कंडीशन सर में जिस वक्त जी जी किसी ने कुछ पूछना था? जी सर, मैं बोल रही हूँ -5.85 जो लीटर था ना एटीएम का, इसको मल्टीप्लाई जी किसके साथ किया आपने? ये नीचे ये नीचे यस 101 से, ये 101 है। ये किधर से आ गया? ये कन्वर्ट नहीं करते हम लीटर एटीएम को जाउल में, उसके लिए हम अच्छा 101 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके 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 सर ठीक है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल थे इस वर्क से रिलेटेड वो हमने अब सॉल्व किए हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है वो है सर जो आपने दिए घर के लिए काम, वो क्वेश्चन बता दें सर। वो क्वेश्चन मैं बता दूं? सर बुक नहीं है ना, तो बस वैल्यू सर बता दें शेयर सर। कर दें, स्क्रीन सर शेयर कोई कर दें। बात व्हाइट बोर्ड पे नहीं, लिख दो, कोई बात सारा नहीं, व्हाइट आप बोर्ड लोग पे जिस वक्त बुक परचेज करेंगे उस वक्त आप लोगों ने सॉल्व भी इसे कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों ने यही कहते रहना है हमारे पास बुक है ही नहीं। ये आपके नहीं सर यानी कि व्हाइट बोर्ड होमवर्क पे के, लिखते प्लीज। ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ये नहीं है कि अभी आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके ओके सर बस क्वेश्चन शेयर कर देना। यस सर, हम खुद ही लिख लेते हैं। आपकी क्लास में सीआरजीआर कौन है? उस्मान और वो यस अमाइम। यस सर। हमारी आपने इस तरह करना है, बुक मेरे पास है सॉफ्ट फॉर्म में यूएसबी में ले लेनी है। ठीक है, और वो बुक जो है सभी स्टूडेंट से भी शेयर कर देनी। यस सर। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंथैल्पी है। जी जैनब। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था एंथैल्पी वर्क वाले टॉपिक से। सर वो जो आपने लास्ट वाली एग्जांपल पूछी थी ना कि ये कंप्रेशन है या एक्सपेंशन, वो बुक में वर्क उसका 0 है, यानी कि देयर इज नो वर्क है वहां पे। नहीं, मैंने तो वो बुक से नहीं CH4 पूछी थी। प्लस CH4 ये सर CH4 गैस में है प्लस 2O2 गैस में है, और CO2 भी गैस में और 2H2O गैस में बनता है। तो सर वहाँ पे नहीं, मैंने गैस वाली कीमोल्स नहीं पूछी थी, क्योंकि मैंने लिक्विड वाली पूछी थी। वो एग्जांपल और फिर ये एग्जांपल और है, वहां पर टोटल जो है वो गैस फेज में थे। यहाँ पर जो दिए हुए थे वो लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में थे। ओके सर।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जो है वो एंथैल्पी है। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो जो आप लोगों के सिस्टम की हीट है उसमें जो भी चेंज हासिल होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो यानी कि आपके सिस्टम की जितनी भी हीट है उस सभी का सम जो है वो आपको एंथैल्पी कहलाता है। और आप लोगों ने फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये स्टडी किया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होता है Q माइनस P डेल्टा V। अब माइनस साइन और प्लस साइन आप लोगों को पता है ये डिपेंड करता है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है, उसकी बेस पर यहाँ पर आप लोगों के पास साइन आता है। क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा है जिस वक्त हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में बाज़ दफ़ा हमारे पास प्लस साइन में वर्क आ रहा था और बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो नेगेटिव फॉर्म में वर्क हासिल हो रहा था। इसका मतलब है कि सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम वर्क करता है तो उसकी बेस पर यहाँ पर आप लोगों के पास साइन हासिल होगा, कि प्लस होगा या माइनस होगा, वहां से आप लोगों को पता चलेगा जिस वक्त आप लोगों ने उसकी कैलकुलेशन करनी है। और आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में ये पढ़ा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है हीट चेंज के प्लस जो भी वर्क होगा, चाहे वो सिस्टम पर वर्क हो या सिस्टम वर्क करे, उसके साथ उसका साइन जो है वो यूज होगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास यहाँ पर प्लस या माइनस साइन आएगा और इसके साथ वर्क साथ में होगा। जब भी आप लोगों के पास कोई भी वर्क होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों की कुछ ना कुछ अमाउंट जो हीट की है वो कंज्यूम होगी। जी साहब। सर ये कैसे पता चलेगा कि सिस्टम पे वर्क हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया है, गिवन होगा? तो ये आप लोगों के पास एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क से पता चलेगा। एक्सपेंशन वर्क का मतलब है कि सिस्टम ने वर्क किया है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, और जिस वक्त वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में सिस्टम पे पर वर्क वर्क होगा। होगा, यानी कि कंप्रेशन वर्क जो है वो सिस्टम पर वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क जो है वो सिस्टम ने वर्क किया होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब जब भी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उसके दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हम उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं या फिर हम उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं और उस कंडीशन में जितना भी वर्क होता है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसकी बेस पर जितनी हीट चेंज होगी, जितना वर्क होगा, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसके साथ स्मॉल v यूज करते हैं। स्मॉल v या स्मॉल p हमें इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन के दौरान हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हम डेल्टा ई के साथ अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हम डेल्टा ई के साथ स्मॉल p यूज करेंगे, और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हम डेल्टा ई के साथ स्मॉल v यूज करेंगे। और ये स्मॉल सिंबल जो है हमें इंडिकेट करेगा कौन सी वॉल्यूम या प्रेशर आप लोगों ने जो भी कांस्टेंट रखा हुआ है वो यहाँ पर सिंबल के साथ शो किया जाएगा। ठीक है। इसके साथ अगर आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो उस कंडीशन में वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, इसके साथ जो है वो हीट भी चेंज हो सकती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो बनती है वो डेल्टा ई साथ में स्मॉल p इज इक्वल टू Q माइनस p डेल्टा v बनता है। और अगर आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो जी सर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे? इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी, सिर्फ हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। नहीं सर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे?
हम जब भी प्रेशर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल प्रेशर को ही काउंट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर के लिहाज से ही इंटरनल प्रेशर चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर प्रेशर एक्सटर्नल कम है तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन हो जाएगी, अगर प्रेशर बाहर का ज्यादा है तो उस कंडीशन में कंप्रेशन हो जाएगी, अगर वो इंटरनल के बराबर है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि वर्क को हम कैलकुलेट ही एक्सटर्नल प्रेशर की बेस पर करते हैं। सर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क कैसे होगा? देखें, प्रेशर जो आउटर है वो फिक्स वैल्यू है, वो इनर प्रेशर से कम भी हो सकती है, इनर प्रेशर से ज्यादा भी हो सकती है। ओके सर। तो ज्यादा और कम की वजह से उसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो होगा ना, और उस वजह से वर्क भी होगा। जी सर समझ गया। थैंक यू। ठीक है, इसके साथ आप लोगों के पास सेकंड फैक्टर है चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप लोग वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी फिक्स वैल्यू है। और जिस वक्त वॉल्यूम को आप लोग कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में वर्क नहीं होगा, और जिस वक्त वर्क नहीं होगा तो उस कंडीशन में जितनी भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो टोटल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में जितनी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो हीट के इक्वल होगी, कि टोटल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसकी वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 का इक्वल होगा, और जिस वक्त चेंज इन वॉल्यूम 0 का इक्वल होगा तो उस कंडीशन में P डेल्टा V की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वर्क की वैल्यू 0 होगी। और जिस वक्त वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो टोटल हीट में कन्वर्ट हो रही है। जिस तरह आप लोग बाइक को स्टार्ट करते हो और उस कंडीशन में उसको चलाते नहीं हो, लेकिन उसके रेस को ज्यादा करते हो। अब रेस तो आप लोग दे रहे हो ना, उसकी वजह से हीट जो है वो भी चेंज हो रही है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही, कोई डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं कर रही। तो ये एग्जांपल है कि वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीट जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है हीट के अंदर, और जितनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में जितनी भी चेंज आएगा वो टोटल चेंज जो है वो हीट में कन्वर्ट होगा। और अगर आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वजह से कुछ वॉल्यूम भी होगा, और उसके साथ आप लोगों के पास हीट जो है वो रिलीज भी होगी। और इंथाल्पी जो है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के, T डेल्टा V के। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V, यानी कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंथाल्पी, यानी कि जितनी इंटरनल एनर्जी है, और P डेल्टा V है यानी कि वर्क है, उसकी वजह से जितनी भी हीट है उसको हम इंथाल्पी कहते हैं। तो जितने भी सिस्टम के अंदर हीट है उसकी कैपेसिटी है उसको हम उसकी इंथाल्पी कहते हैं। अगर हम इसके साथ चेंज यूज करते हैं कि इंथाल्पी में चेंज, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में भी चेंज, और इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब P डेल्टा V आप लोगों को पता है वर्क के इक्वल है, और अगर आप लोग इसमें चेंज इन इंथाल्पी को कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो बनती है वो डेल्टा H P इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के इक्वल होता है, और यही वैल्यू जो है इक्वल होती है Q के, हीट के। इसका मतलब है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में इंथाल्पी जो है वो हीट के इक्वल होगी। ये हम इन दोनों इक्वेशन को जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास QP जो है वो इक्वल होगा चेंज इन इंथाल्पी के। इसका मतलब है
कि जब भी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो इंथैल्पी में जितना चेंज हासिल होगा वो हीट के इक्वल होगा। और इसके साथ अगर आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है और जिस वक्त डेल्टा वी फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। टी डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो 0 होगी और उस कंडीशन में डेल्टा एच जो है वो इक्वल होगा डेल्टा ई के, यानी कि इनकी चेंज के इक्वल होगा। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी जो है पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। इस चीज की समझ आ गई है? अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि वॉल्यूम का अगर हम कांस्टेंट चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हासिल होती है। और अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल होगी हीट के। तो जितनी भी हीट चेंज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है या ऑब्जॉर्ब हो रही है, वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। इसके साथ आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी और अभी भी पढ़नी है नेक्स्ट में आप लोगों ने, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसके मुताबिक पी वी इज इक्वल टू करनी है नेक्स्ट चैप्टर में। इसके मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वल आता है नंबर ऑफ मोल्स के, और यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। और इसमें जिस वक्त हम चेंज का फैक्टर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा और उस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या चीज चेंज हो सकती है ये हमने चेक करनी है। कि हमारे पास पहले हमने जो स्टडी किया है डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी कि एंथैल्पी चेंज की जो इक्वेशन है ये वाली, इसके मुताबिक एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल है डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा बी के। ठीक है, यही इक्वेशन हमने यहाँ पर दोबारा से लिखी है। अब हमें पता है कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल होता है। अगर हम इस पर चेंज का अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और इसके साथ टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है पी डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा एन आर टी, इसकी जिसमें हम टी डेल्टा वी लिखते हैं उसकी जगह पर हम डेल्टा एन आर टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जिस वक्त हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास हासिल होगी डेल्टा ई प्लस एन सॉरी आर डेल्टा एन। तो उस कंडीशन में हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज के प्लस चेंज होते हैं उसकी अमाउंट हैं, तो ये वैल्यू जो है इंथैल्पी में से माइनस हो जाएगी, यानी कि इसके साथ माइनस का साइन आएगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंथैल्पी माइनस आर टी डेल्टा एन के। इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर, कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि सर डेल्टा दोबारा एन बता दीजिए, नहीं समझ आई। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है कि जिसके मुताबिक जो इंथैल्पी है वो इक्वल है ई पी वी के, यानी कि इंटरनल एनर्जी के, और इसके साथ प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। यहाँ तक समझ आ गई है कि एंथैल्पी जो है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के।
इसके बाद अगर हम चेंज यूज करते हैं तो चेंज जो है इन तीनों के साथ आता है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो इंथैल्पी भी चेंज हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पी डेल्टा वी के। अब यहाँ पर अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की वजह से जीरो हो जाती है, और जिसे अगर जीरो को प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आंसर होगा। तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथैल्पी इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में इसके वैल्यू जीरो होगी और चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है। और अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी जो है वो हीट के इक्वल होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस कंडीशन में हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी जो है वो हीट के इक्वल होगी। हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज इनमें से किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथैल्पी जो है वो हीट के इक्वल होगी। जी ज़ैनब। तो सर ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसमें क्यूपी नहीं आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में? कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ये फैक्टर जो है वो जीरो हो रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इसका मतलब है कि ये पी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। और हमें इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा एच जो है इंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क के। अब वर्क नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जितनी इंथैल्पी में चेंज आएगी वो इंटरनल एनर्जी की चेंज के इक्वल होगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। ठीक है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में वर्क होगा। उस कंडीशन में तो हमने पहले देख लिया ना इंटरनल एनर्जी के केस में, तो उस कंडीशन में हीट जो है हीट रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क के। और इसी की बेस पर कि जो हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं उसमें भी चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क के। अब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, इसमें भी ये इंथैल्पी के इक्वल है और इस इक्वेशन में ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क जो है वो हीट का इक्वल है। अब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हीट जो है वो इंथैल्पी चेंज के भी इक्वल होगी। ठीक है। जिस तरह अगर आप लोगों के पास किसी एक स्टूडेंट के पास जो है वो रुपीज यानी कि 100 रुपए हैं और दूसरे स्टूडेंट के पास वही रुपए बुक की फॉर्म में यानी कि उसने जो है 100 रुपीज की जो है वो बुक परचेज कर ली है। अब बेसिकली तो उसके पास बुक है लेकिन अमाउंट तो उसके पास भी 100 रुपीज की ही है, क्योंकि उसने 100 रुपीज की ही ये बुक जो है वो परचेज की है। और सेकंड स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है और उसने उसको परचेज करनी है। जी हाफिज। सर क्लास टाइम खत्म हो गया, लेक्चर लेने जाना तो। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया कि डेल्टा ई जो है वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस माइनस आर टी डेल्टा एन। इसका मतलब है डेल्टा एन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो जीरो से लेस हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी जो है वो इंथैल्पी से कम होगी। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा एन जो है लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी और इंथैल्पी कम होगी। और अगर आप लोगों के पास चेंज नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं जीरो से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास
इंटरनल एनर्जी कम होगी और एंथैल्पी ज्यादा होगी। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और वो स्टूडेंट अटेंडेंस सुन लें जो एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो सर अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर जी चलो सर, आप पहले अटेंडेंस लगा लें, फिर सर वो मैंने स्लाइड एक दफ़ा देखनी थी। हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। मारवा आबिद, मोहसिन फारूक, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। निमरा सदीक, निमरा सदीक, सबा अकरम, समीउल्लाह, तस्कीन, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, मंडे को लैब्स ऑनलाइन होंगी या कैंपस होंगी? अगर ये मीटिंग में ये डिसाइड हुआ ना सर कि 2 वीक लैब नहीं होगी। अगर आप लोगों के ऑनलाइन जाते हैं यानी क्लासेस का अनाउंस हो जाता है कि यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देती है कि आप लोगों का टोटल जो है वो ऑनलाइन है, तो उस कंडीशन में 2 वीक, क्योंकि 2 वीक तक ये सिस्टम चल रहा है कि 2 वीक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हो रही है अभी Yes, तक। sir. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया है ऑफ होनी है या नहीं होनी। ठीक है, अगर ये ऑफ होती है तो उस कंडीशन में 2 वीक तक आप लोगों की लैब नहीं होगी। ओके और सर, ये अगर भी उसके पॉसिबिलिटी हो सकती है सर ऑनलाइन हो लैब? नहीं यार सर, में कल मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि अगर ऑनलाइन जाता है 2 हफ्ते के लिए जाता है तो उस कंडीशन में तो आप लोगों की लैब नहीं होंगी। ओके ठीक है, और अगर उससे भी ज्यादा एक्सटेंड होता है ऑनलाइन तो फिर आप लोगों की लैब जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी। अदरवाइज आप लोगों ने ऑन कैंपस यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस करनी है और आप लोगों की यहाँ पर ही लैब होगी। ओके सर। सर जी साहब। सर एक क्वेश्चन था, एंथैल्पी सम ऑफ एनर्जी चेंजेस को बोलते हैं ना जो सिस्टम में होती हैं, या सम ऑफ साहब ऑल ये एनर्जी टॉपिक हमने होता दोबारा से भी पढ़ना है। है? ओके सर, ओके। क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए इसको दोबारा से रिवीजन कर लेंगे और ये पॉइंट जो है सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज।